चलो आज का हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसमें हमें पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। दो कंपाउंड मेनली पढ़ना है हमें, KMnO4 K2Cr2O7। अब इसमें सबसे पहले हमें इसका प्रिपरेशन देखना है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज चेक करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। सही है ना। इसी तरह हमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी पहले प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद कुछ रिएक्शन और स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे। इस बीच में और भी कुछ कंपाउंड आएंगे, जैसे K2MnO4 भी साथ में आएगा, या Cr2O3 या CrO3, ये कंपाउंड भी आएंगे। तो इनके स्ट्रक्चर और इनका कलर के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन। KMnO4 की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम MnO2 की ओर लेते हैं पाइरुलिसाइड। MnO2 ओर लेते हैं पाइरुलिसाइड, कलर होता है इसका ब्लैक। जनरली जो MnO2 है उसका कलर होता है ब्राउन, जो प्योर MnO2 होगा उसका कलर होगा ब्राउन। यहाँ पर हम लेंगे ओर, MnO2 पाइरुलिसाइड ओर लेंगे। अब ओर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, और इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पर जो हम ले रहे हैं उसका कलर होगा ब्लैक। उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। अब जब तुम MnO2 की बात करो, देखो MnO2 को देखो जरा, ये MnO2 है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। यहाँ पर जब तुम चेक करोगे KMnO4 में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7। यानी हमें क्या करना है? +4 को चेंज करना है +7 में। और अगर +4 को +7 में चेंज करना है, इसका मतलब तुम्हें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये चेंज होगा +7 में। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 ले लो, या O2 ले लो, या इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो KNO3 मेंशन है, ठीक है ना। वो भी ले सकते हो, O2 भी ले सकते हो, O3 भी ले सकते हो, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उन्हें ले सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक पहुँचा देंगे। दूसरी बात, हमें जो कंपाउंड बनाना है KMnO4, यहाँ पर पोटेशियम भी है। इसका मतलब हमें एक ऐसा कंपाउंड भी लेना पड़ेगा जिससे हमें पोटेशियम मिले। तो यहाँ पर हम MnO2 की रिएक्शन जो है वो KOH या K2CO3 दोनों से करा सकते हैं, ताकि हमें पोटेशियम भी मिल जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? ताकि हमें पोटेशियम मिल जाए इसीलिए हम इसकी रिएक्शन KOH से करा सकते हैं, या तुम चाहो तो K2CO3 भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने KOH को कहा है, ठीक है, हम KOH ले लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तुम चाहो तो KNO3 या O2 कुछ भी ले सकते हो। तो देखो, जब तुम ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। पहले बनेगा K2MnO4, पहले क्या बनेगा? K2MnO4, और इस K2MnO4 का कलर होगा ग्रीन। इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। MnO2 का कलर ब्राउन होता है, लेकिन यहां पर कलर है ब्लैक। क्यों? क्योंकि तुमने यहां और ले रखी है पाइरुलिसाइड, तुमने और ले रखी है, तो इसीलिए कलर कैसा होगा? क्योंकि यहाँ कुछ इंप्योरिटी जरूर होगी, तो यहाँ कलर कैसा होगा? ब्लैक। अब देखो, ये जो K2MnO4 आया है, इस K2MnO4 से हम बनाएंगे KMnO4। उसके कई रास्ते हैं। K2MnO4 को तुम ले जाओ एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में जब इसे लेकर जाओगे तो डिसप्रपोर्शनेट करेगा। क्या करेगा? डिसप्रपोर्शनेट, और डिसप्रपोर्शनेट करके ये बना लेगा KMnO4। क्या बना लेगा? या दूसरी रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं? हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। इन दोनों मेथड से हमारे पास आ जाएगा KMnO4। तो देखो, ये जो K2MnO4 है, इसको मैं MnO4 2- भी लिख सकता हूँ। बोलो, ये मैग्नेट है। अब इसका तुम कराओ एसिडिक मीडियम में, इसे एसिडिक मीडियम में ले लो, यानी H+ हो, या फिर मीडियम हो न्यूट्रल। एनसीईआरटी ने दोनों बातें लिखी हैं। न्यूट्रल मीडियम हो तब यहां बनेगा MnO4-, तो ये तो परमैग्नेट बन गया। साथ ही साथ बनेगा Mn2+, साथ ही साथ क्या बन जाएगा? Mn2+। अब जरा यहां चेक करो, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहां चेक करो, यहां है +7, और यहां तो +2 है ही है। तो देखो, +6 से जब +7 में चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और +6 से +2 में गया तो यहां रिडक्शन हो गया। तो मुझे बताओ, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो
तो ये मेथड भी है। अगर कमर्शियल मेथड ले, कमर्शियल मेथड, तो कमर्शियल मेथड में इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देते हैं। यही जो हमने अभी बनाया K2MnO4, इसी का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा दूं। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराने पर ये चेंज हो जाएगा KMnO4 में। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां ये चेंज हो जाएगा KMnO4 में। और KMnO4 का कलर कैसा होगा? पर्पल। यहां कैसा कलर होगा? ग्रीन। ग्रीन से किस में चेंज हो गया? पर्पल कलर में चेंज हो गया। ठीक है ना? ये दूसरा मेथड है। तो ये मेथड हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, कमर्शियली इसी मेथड का यूज करते हैं। एनसीईआरटी में एक और मेथड दे रखा है लैब मेथड, एक और मेथड दे रखा है लैब मेथड। उसमें क्या करेंगे? K2MnO4 की रिएक्शन करा देंगे हम H2OH2- पर ऑक्सी डाई सल्फेट, पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन से रिएक्शन कराएंगे। लैब मेथड में बनाने का तरीका है। तो देखो, अगर तुम्हें KMnO4 लैब में बनाना है, लैब मेथड, तब क्या करोगे? लैब मेथड में हम सिंपली क्या करेंगे? K2MnO4 की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा देंगे और ये क्या कर देगा? इसको ऑक्सीडाइज करके K2MnO4 किस में चेंज हो जाएगा? KMnO4 में चेंज हो जाएगा। तो तीन मेथड है जिससे हम KMnO4 बना सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, सबसे पहले हमने पायरोक्साइड ओर ली और उस ओर की रिएक्शन हमने कराई KOH से और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लिया, जिससे क्या बन गया? K2MnO4। इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। अब इस K2MnO4 की रिएक्शन तुम चाहो तो एसिडिक मीडियम ले लो या न्यूट्रल मीडियम में ले लो, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और डिस्प्रपोर्शनेट करके MnO4- बना लेगा और साथ ही साथ Mn+2 बना लेगा। कमर्शियली कैसे बनाते हैं? कमर्शियली इसका हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देंगे और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करने से क्या बन जाएगा? KMnO4। K2MnO4 किस में चेंज हो जाएगा? KMnO4 में। तीसरा मेथड लैब मेथड है और लैब मेथड में हम क्या करते हैं? H2OH2- आयन लेंगे और ये करा देगा ऑक्सीडेशन K2MnO4 का और चेंज करा देगा KMnO4 में। अब इसी को लैंग्वेज में लिख लो। When pyrolusite react with alkaline metal hydroxide, और मेटल हाइड्रोक्साइड हमने क्या लिया था? KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया था KNO3, या यहाँ तुम यूज कर सकते हो O2 भी यूज कर सकते हो, KNO3 या O2। तो जब पायरोक्साइड को फ्यूज करोगे या रिएक्ट कराओगे एल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, इट फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। तो पहले तो बनाएगा ये पोटेशियम मैग्नेट, और जब इस पोटेशियम मैग्नेट को, व्हेन दिस पोटेशियम मैग्नेट is taken in एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, तो ये कर जाएगा डिस्प्रपोर्शनेट, इट डिस्प्रपोर्शनेट टू फॉर्म पोटेशियम पर मैग्नेट। तो लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अपने पास दो कंपाउंड है, देखो, एक तो है MnO4 2- और एक है MnO4-। यहां तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +6, यहां +7, तो ये तो है मैग्नेट और ये है पर मैग्नेट। और मैंने तुम्हें रिडॉक्स में बताया था, जहां भी पर वर्ड यूज हो इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब पर मैग्नेट में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। अब अगर हम यहाँ बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ध्यान से देखो, यहाँ +6 में है। मैग्नीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d5।
मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन S से चले जाएं और 4 इलेक्ट्रॉन D से चले जाएं तो बताओ +6 चार्ज आ जाएगा। और अगर +6 चार्ज आएगा तो मुझे बताओ यहाँ पर D1 रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। और जब तुम Mn+7 की बात करोगे तो यहाँ तो D0 होगा। यहाँ क्या होगा? D0 होगा। अब D1 है, इसका कलर तुम्हें मालूम है ग्रीन है, और यहाँ जो कलर है वो कैसा है? पर्पल कलर। अब समझना ध्यान से, देखो जब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चर, अच्छा ये बताओ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ देखो 0 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। और मैंने तुम्हें बताया था जब हम पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो डायामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कलर लेस होते हैं, लेकिन यहाँ तो पर्पल कलर है, कलर लेस होना चाहिए था ना, क्योंकि D0 है ना, और अगर D0 है तो कलर लेस होना चाहिए, लेकिन इसका कलर कैसा है? पर्पल। अभी हम देखेंगे, आगे समझना। तो देखो जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखना कैसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, देखो 2 O- है ना, तो हमने उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ जब केमिकल बॉन्डिंग बता रहा था। यहाँ जब तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। और समझो, देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कैसा बॉन्ड है? डबल। यहाँ कैसा बॉन्ड है? डबल। तो तुम कहोगे जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बात हम पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग में। वहाँ हमने तुम्हें बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। और देखो वैसे भी समझो, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ चारों देखो MnO बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो 4 है ना, 4 MnO बॉन्ड है, तो चारों MnO बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, और इक्वल, चारों इक्वल हैं। बात समझ में आ रही है? इक्वल क्यों है? यहाँ पर आएगा रेजोनेंस। यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। जब हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो जब रेजोनेंस होगा तो इन सब की बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखो तुम MnO4- देखो, तो एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड से, बाकी 3 डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 होगी और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो तुम्हें बॉन्ड एंगल पता होगा 109 डिग्री 28 मिनट, मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पर भी जितनी भी MnO बॉन्ड लेंथ है वो सब की सब इक्वल होंगी। और यहाँ भी रीजन क्या होगा? यहाँ भी रीजन होगा रेजोनेंस। यहाँ भी रीजन क्या होगा? और वैसे भी ज़्यादातर रीजन में या तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू रेजोनेंस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई रीजन नहीं आता है तो आंसर लगा दो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही निकलेगा। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं आ रहा है तो आंसर लगा दो रेजोनेंस, तब भी आंसर सही होगा। ज़्यादातर लगा मत देना, अब कहीं सोचो बता दिया था तो सब पे वही लगा दें, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, कोई नहीं। खैर यहाँ देखो, अब देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जितने भी बन रहे हैं और यहाँ भी जितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, उनमें बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? यहाँ देखो डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा मैग्नीज का, और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ जितने भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, जितने भी पाई बॉन्ड, वो सब पी पाई डी पाई होंगे। ऑल पाई बॉन्ड आर पी पाई डी पाई। और यहाँ भी तुम देखो, यहाँ भी जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, ऑल पाई बॉन्ड आर पी पाई डी पाई, यानी यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो पी पाई डी पाई होगी। डी कहाँ से आएगा? मैग्नीज से। और पी कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होती नहीं, ऑक्सीजन में 3D है नहीं, तो 3D अगर नहीं है तो यहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं होगा। ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व कौन सा होगा? ऑक्सीजन की तरफ से पी, मैग्नीज की तरफ से डी। तो जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो सब पी पाई डी पाई बनेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। कलर जो आया वो पैरामैग्नेटिज्म की वजह से आया और कलर है इसका ग्रीन। यहाँ समझना ध्यान से, यहाँ पर वैसे तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि जनरली ये डायामैग्नेटिक है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? डायामैग्नेटिक है। लेकिन आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये कई बार पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है, और उसने कहा ये एमओटी से समझ में आएगा। और आगे उसने लिखा है कि ये जो बात है ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस, ये अपने सिलेबस का नहीं है, क्योंकि हमने जो एमओटी पढ़ी थी वो सिर्फ डाई एटॉमिक तक ही पढ़ी थी। याद करो जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें डायामैग्नेटिक ही लगाना है।
डायामैग्नेटिक के साथ ये पर्पल है, कलर कैसा है इसका? पर्पल। कलर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ये कलरलेस, लेकिन कलर आया कैसे? तो यहाँ पर एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ जो कलर आएगा MnO4 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी कलर जो आ रहा है वो आ रहा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता क्या समझना होगा। ये तुम देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव +7 है ना, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास सराउंडिंग में जो आयन एटम लगे हैं, या इसे हम और स्पेसिफिकली बोले जो लीगेंड लगे हैं, सराउंडिंग में जो लीगेंड लगे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आ रही है? अब तुम देखो इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, एज ए लीगेंड ही काम कर रहा है ये। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इस लीगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और इसका जो D0, ये जो D0 इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी आ जाएंगे, और इसकी वजह से कलर होगा यहाँ कैसा? पर्पल। यानी जो कलर आया यहाँ किसकी वजह से आया? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आया। और आगे भी तुम देखोगे K2Cr2O7 की जब बात करोगे तो वहां पर भी 3D0 ही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की +6 में, लेकिन कलर वो भी होता है, वहां भी कलर्ड होगा, वहां भी कलर इसकी वजह से होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो याद रखना जहां जहां भी D0 है, अगर D0 नहीं है, D1 से लेके D10 तक, D9 तक, D1 से लेके D9 तक जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां पर जो कलर आता है वो आता है DD ट्रांजिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, बोलो, और उसकी वजह से कलर आ जाता है। लेकिन जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ना हो, उसके बाद भी अगर कोई कंपाउंड तुम्हें कलर दिखे, इसका मतलब यहाँ जो कलर आया है वो किसकी वजह से आया होगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से ही आया होगा। ये बात समझ में आई? तो याद रखना यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, डी में इलेक्ट्रॉन तो 0 है, लेकिन कलर किस वजह से है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं KMnO4 की। तो देखो, जब KMnO4 को हीट करेंगे तब ये हीट करने पर चेंज हो जाएगा K2, ये NCERT की रिएक्शन है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? K2MnO4 चेंज हो जाएगा, सॉरी KMnO4 चेंज हो जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 में प्लस O2 में चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यहाँ +7 में है, यहाँ +6 में है, और यहाँ भी किस में? यहाँ किस में? +4 में। तो बताओ क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं है। +7 से +6 में गए रिडक्शन, और +7 से फिर +4 में गए, यहाँ भी रिडक्शन। तो ये ना तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ना ही ये कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सिंपली ये रिडक्शन रिएक्शन है। देख लेना इसे ध्यान से, कई बार क्वेश्चन इस पे आएगा और इस पे क्वेश्चन आके बेवकूफ बनाएंगे, तुम्हें पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और तुम कहोगे हाँ यार डिस्प्रपोर्शनेशन तो देख रहा है, सिंपली रिडक्शन है। दूसरी बात, जब इसकी रिएक्शन, दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, रिएक्शन विद H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। तो जब कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखना क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, KMnO4 की रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 से तुम कराओगे तो यहां पर बनेगा, यहां बनेगा MN2O7, और इसका कलर होता है ऑयली ग्रीन। हमने K2MnO4 का कलर पढ़ा है ग्रीन, इसका कलर है ऑयली ग्रीन। और याद रखना इस पे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि ये नेचर में एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है ये नेचर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी नीट में आई हुई है। तो एनसीईआरटी में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट दे रखा है, दूसरा दे रखा है रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4। हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, KMnO4 को जब हीट करोगे तो ये चेंज हो जाएगा K2MnO4 में प्लस MnO2 में। अब यहाँ पर धोखा ये नहीं खाना है कि ये इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोल देना है, सिंपली चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा दोनों में रिडक्शन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरी बात, जब रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट H2SO4 से तो सिंपली यहां बनेगा Mn2O7। याद रखना, इसका भी कलर याद रखना,
ठीक है ना। इसका भी कलर याद रखना, ऑयली ग्रीन कलर है और एक्सप्लोसिव है नेचर में। इस पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इस पॉइंट पे नीट पे क्वेश्चन आ चुका है। MnO4 के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काम आएगा। कई सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रोल में, और उसके अलावा तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि इट एक्ट एज, यानी KMnO4 जो है वो एक्ट करता है, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें वहां बताया था कि अलग अलग मीडियम में इसका बिहेवियर अलग अलग होता है। KMnO4 का अलग अलग मीडियम में अलग अलग बिहेवियर होता है। जब हम रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में बताया था, वहां मैंने तुम्हें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना भी बताया था और एन फैक्टर निकालना भी बताया था। मैंने कहा था जब KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लोगे तो ये चेंज हो जाएगा Mn+2 में। किस में चेंज हो जाएगा? Mn+2 में चेंज हो जाएगा। अगर तुम इसको बेसिक मीडियम में लोगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में लोगे, तो ये KMnO4 चेंज हो जाएगा K2MnO4 में। और इसको अगर तुम न्यूट्रल मीडियम में या वीकली एल्कलाइन मीडियम में लोगे तब ये चेंज हो जाता है MnO2 में। किसमें चेंज हो जाएगा? KMnO4 से चेंज हो जाएगा MnO2 में। 2022 में नीट में क्वेश्चन भी आया था कि बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितनी हो जाती है, तो वहां आंसर था कि +7 से +4 हो जाती है। और भी तीन ऑप्शन थे, जो सही आंसर था वो ये था कि +7 से किस में चेंज हो जाएगा? +4 में। ठीक है ना। तो अलग अलग मीडियम में बिहेवियर अलग अलग है, लेकिन हर जगह एक्ट कैसा करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा। बिहेवियर अलग होगा, एन फैक्टर सब में अलग अलग होगा, लेकिन हर मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। चलो तो इसके बाद अलग अलग मीडियम में तुम लिख लो इसे जरा। तो देखो पहले अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की, तो जब KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लोगे, KMnO4 इसको जब एसिडिक मीडियम में लोगे तो ये चेंज हो जाएगा Mn+2 में। इसके बाद अगर KMnO4 को तुमने बेसिक मीडियम में लिया, देखो अगर तुमने बेसिक या कह लो वीकली एल्कलाइन या न्यूट्रल, तब ये चेंज हो जाएगा MnO2 में। और यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। और अगर KMnO4 को अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में लिया तो ये चेंज हो जाएगा K2MnO4 में। और K2MnO4 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहां सब में +7। तो देखो एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट इसकी चर्चा हम कर चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, तो यहां करने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में इसकी दो ही टाइप में रिएक्शन दे रखी है, यानी जो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो उसको बस 2 मीडियम में दे रखा है। एक तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन दे रखी है और दूसरी न्यूट्रल या वीकली एल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन दे रखी है। अब अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि वीकली एल्कलाइन है या स्ट्रांगली एल्कलाइन है, अगर मेंशन नहीं है तो अब हमें क्या मानना है? सिर्फ क्वेश्चन में इतना दे रखा है कि एल्कलाइन मीडियम है, तब वहां हमें मानना है वीकली एल्कलाइन मीडियम। अगर मेंशन नहीं है तो क्या मानना है? वीकली या न्यूट्रल। और अगर मेंशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रांगली ही मानेंगे। स्ट्रांग कहेगा तो स्ट्रांग, वीक कहेगा तो वीक। जनरली होता क्या है? जनरली अगर मेंशन नहीं करेगा कि स्ट्रांग है या वीक है तो स्ट्रांग मानते क्या है? स्ट्रांग। यहां मैं क्या कह रहा हूं? यहां मानो वीक। उसके पीछे रीजन ये है कि जो रिएक्शंस दे रखी हैं KMnO4 की ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो वीक मीडियम में दे रखी हैं, वीकली एल्कलाइन या न्यूट्रल में दे रखी हैं। तो अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो हमें क्या मानना है? वीकली एल्कलाइन मीडियम ही मानना है या न्यूट्रल मानना है। तो देखो अगर मैं ये भी पॉइंट लिख लूं, नोट लिख लूं, इफ इन द क्वेश्चन एल्कलाइन मीडियम इज गिवन, यानी उसने वीकली या स्ट्रांगली ना बोला हो, सिर्फ एल्कलाइन मीडियम दे रखा हो, एज्यूम इट एज वीकली एल्कलाइन, क्या लिख रहा हूं मैं? वीकली एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल। अब इसके बाद इसकी रिएक्शंस दे रखी हैं KMnO4 की, एसिडिफाइड KMnO4 की रिएक्शन। देखो समझना,
एसिडिफाइड KMnO4 है। एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब KMnO4 किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एसिडिफाइड का मतलब यही हुआ कि पहले तुमने KMnO4 में एसिड मिलाया होगा, उससे नेचर कैसा हो गया होगा? एसिडिक। और इसके बाद जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो तुम याद करो, जो एसिडिफाइड KMnO4 में रिएक्शन होंगी उसमें जो KMnO4 है वो चेंज हो जाएगा Mn+2 में। किस में चेंज होगा? अब ये Mn+2 सल्फेट भी बना सकता है अगर तुम डाइल्यूट H2SO4 दोगे तब, तो मैंगनीज सल्फेट बना लेगा, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ हमें याद रखना है कि ये जो KMnO4 है ये चेंज हो जाएगा Mn+2 में। समझना। अब अगर तुमने यहाँ पर ले रखा है Fe+2 या फिर तुमने यहाँ ले रखा है नाइट्राइट या फिर है सल्फाइड, इसके अलावा SO2 या अगर देखो CO2 है, अगर CO2 देखना अभी से समझना, CO2 ले रखा है, या इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसके अलावा तुम यहाँ पर ले सकते हो H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है। और ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बेहतर है ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ये ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है, ज़्यादा यही देखा होता है हमने। H2CO4। इसके अलावा और अगर तुम लो तो इसके अलावा H2O3 इसके अलावा S2- सल्फाइड। अब देखो यहाँ मैंने आयंस की फॉर्म में लिखा है, Fe+2 लिखा है, किसी कंपाउंड की फॉर्म में भी ये हो सकता है, ये FeOH2 की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने नाइट्राइट लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन सब को ऑक्सीडाइज कर देगा, इन सब को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। अगर Fe+2 है तो ये ऑक्सीडाइज करके इसे चेंज कर देगा Fe+3 में। बोलो, Fe+2 को किस में चेंज कर दिया? Fe+3 में। नाइट्राइट को चेंज कर दिया नाइट्रेट में। चेक कर लो, यहां जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x -4 बराबर -1, तो ये हो जाएगा x = +3, यहाँ नाइट्रोजन +3 और यहाँ निकालोगे तो +5। तो देखो +3 से किस में चेंज कर दिया? +5 में। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही तो काम कर रहा है। अगर सल्फाइड होगा तो उसे चेंज कर देगा सल्फेट में। अब देखो SO2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4, तो इसे चेंज कर देगा SO3 में। यहाँ देखो कार्बन +4 में है, कार्बन किस में है? +4, और कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ही होती है। तो अगर +4 है तो बताओ ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो पहले से ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके बाद इसे चेक करो, देखो क्लोरीन Cl-, Br-, I-, इन सबको किस में चेंज कर देगा? Cl2 में, Br2 में या I2। ठीक। इसके बाद यहाँ देखो ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पर जब तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कार्बन का आएगा +3, तो इस +3 को ये चेंज कर देगा +4 में। सही है ना? तुम यहाँ देखो H2O3 को ये चेंज कर देगा S4O6 टेट्राथायोनेट में चेंज कर देगा, टेट्राथायोनेट में। और ये क्या है? ये है थायोसल्फेट। इसके बाद देखो ये सल्फाइड है, सल्फाइड को ये चेंज कर देगा सल्फर में सिंपली। 2- से किस में आ गया? 0 में। और अगर 2- से 0 में आया इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और खुद किस में चेंज हो जाएगा? खुद चेंज हो जाएगा Mn+2 में। तो इतनी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, तुम्हें रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर Fe+2 में है और रिएक्शन करा रहे हो KMnO4 से, तो इसका मतलब ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज ही तो करेगा, तो +2 से किस में ले आएगा? +3 में। नाइट्राइट है, चेंज हो जाएगा नाइट्रेट में। सल्फाइड चेंज हो जाएगा सल्फेट में। SO2 SO3 में। अब यहाँ देखो CO2 आगे कहाँ चेंज होगा? ये तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से ही है, इससे ज़्यादा तो इसकी हो ही नहीं सकती ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा F- फ्लोराइड, इसको तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, इतना पावरफुल नहीं है कि F- को चेंज कर दे F2 में, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव